हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के 38 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फ़ी आपका 350 रुपये है, यानी 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, यानी कि पुलिस वाले और चोर के बीच में अभी फासला 400 मीटर का है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है, दोनों एक साथ शुरू करता है, यानी चोर भागना शुरू करता है और पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है एक साथ, ठीक है। लेकिन चोर अभी जो है ना वो पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। आगे मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यह चोर का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यह पुलिस वाले की चाल है। तो गणना करें कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि पकड़ में आने से पहले चोर के द्वारा तय दूरी क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ट्रिक क्या यूज करेंगे। देखिए पुलिस का चाल क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में यह कितना भागेगा पुलिस 15 और चोर 1 घंटा में कितना भागेगा 10, ठीक है। तो पुलिस वाला जो है ना, पीछे हम पुलिस वाला लेते हैं तो पुलिस वाला 1 घंटा में अगर भागता है 15 किलोमीटर तो इसके तुलना में चोर भागता है 1 घंटा में आपका 10 किलोमीटर। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यह भागेगा 15 किलोमीटर, अगर यह 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो चोर कितना किलोमीटर की 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दोनों के चाल का तुलना कर लिए। अब अनुपात में डाटा कटने वाला होता है तो काटते हैं, दोनों कटेगा 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। अब यही जो कंपैरिजन है वह छोटे फॉर्म में आ गया। जितने समय में चोर 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा उतने ही समय में पुलिस 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 1 घंटा में यह 10 तो यह 15 है ना, चोर 10 तो पुलिस कितना 15। पुलिस का चाल हमेशा चोर की चाल से ज़्यादा होगा, तभी तो पकड़ पाएगा ना चोर को। तो जितने समय में यह 15 किलोमीटर उतने समय में यह 10, इसको काटे तो जितना समय में चोर 2 किलोमीटर उतने ही समय में पुलिस 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों के बीच में 400 मीटर की दूरी है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कितना दूरी है, चोर और पुलिस के बीच में 1 किलोमीटर का या 1 मीटर का। इसको 400 मीटर बनाइए, कितना से गुना करिएगा 400 से गुना करिएगा। पुलिस और चोर के बीच में फासला अभी कितना मीटर का है, देखिए यह 3 यह 2 तो 1 मीटर का फासला है। इस फासले को आपको 400 मीटर का करना है क्योंकि चोर और पुलिस के बीच में 400 मीटर का फासला। तो दोनों में जो 1 का अंतर है उसमें 4 से गुना करेंगे तो 400 का फासला हो जाएगा। जिससे भी गुना करते हैं रेशियो में प्रत्येक में गुना करते हैं, तो 400 से 2 में गुना करेंगे तो 400 दूना 800 और 400 से 3 में गुना करेंगे तो 400 तिया 1200। इसका मतलब यह हुआ कि जितने समय में देखिए जितने समय में पुलिस 1200 मीटर की दूरी तय करेगा उतने समय में चोर कितने मीटर की दूरी तय करेगा 800 मीटर। और चोर अगर 800 मीटर की दूरी तय करे और पुलिस अगर 1200 मीटर की दूरी तय करे तो चोर पकड़ा जाएगा, क्योंकि 400 मीटर आगे चोर है, ठीक है। 400 मीटर आगे चोर है, 800 मीटर की और दूरी तय किया, यानी चोर 1200 मीटर और पुलिस भी 1200 मीटर की दूरी तय कर लिया है, मतलब चोर पकड़ा जाएगा। तो हमें यह बताना है कि पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय किया। तो देखिए चोर के द्वारा तय दूरी कितना होगा 800 मीटर, पुलिस वाला के द्वारा तय दूरी पूछता तो हमारा आंसर क्या होता 1200। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 800 मीटर। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है। दोनों के चाल का तुलना करिए। चोर अगर भागता है 10 तो पुलिस कितना 15, यानी कि पुलिस वाला जितने समय में 15 चोर उतने ही समय में कितनी दूरी तय करता है 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। काटिए, अनुपात में कटने वाला है तो 5 तिया 15 5 दूना 10, यानी जितने समय में चोर 2 मीटर उतने समय में पुलिस 3 मीटर। अब बोला है कि पुलिस वाला चोर से जो है ना 400 मीटर आगे है, तो दोनों के बीच में 400 मीटर का फासला है। अनुपात में देखिए दोनों के बीच में कितना फासला 1, इस 1 को 400 बनाइए, कितना से गुना 400 से। तो जब 400 से गुना करिएगा तो इसके द्वारा तय दूरी 800, इसके द्वारा तय दूरी 1200,
यह पुलिस वाले के द्वारा तय दूरी है, यह चोर के द्वारा तय दूरी है, और दोनों के बीच में देख लीजिए फासला कितना है, 400 मीटर का। पूछा है पकड़े जाने से पहले चोर के द्वारा तय दूरी कितना, 800, पुलिस वाला के द्वारा तय दूरी कितना, तो 1200 हमारा आंसर हो जाता। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, नल और टंकी से है। 3 पाइपों में से पहला 2 क्रमशः 10.8 घंटा और 21.6 घंटा में एक खाली टंकी को भर सकता है। देखिए 3 पाइप है जिसमें से पहला 2 भरने वाला है। पहला 10.8 घंटा में पूरी टंकी को भरेगा और दूसरा 21.6 घंटा में पूरी टंकी को भरेगा। आगे जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली करता है। 2 भरने वाला है और तीसरा खाली करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल ही है, लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पे अलग है कि जो समय दे रखा है ना वह पॉइंट में दे रखा है। तो समय जब भी पॉइंट में देना तो आप उसको भिन्न में बदलिए। जैसे 10.8 घंटा, पहला को तो यही समय लगा है ना, तो पॉइंट से भिन्न में आइए, पॉइंट हटाइएगा बट्टा में 10, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10, 2 से काटिए कितना हो जाएगा 54, 2 से काटिए 5, यानी 10.8 घंटा का मतलब कितना हो जाएगा 54/5 घंटा। ठीक है, 10.8 घंटा के लिए क्या लिख सकते हैं 54/5 घंटा। उसी तरीके से 21.6 घंटा के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं 21.6 घंटा, पॉइंट हटाइए है ना, एक अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10, 2 से काटिए 108 हो जाएगा, 2 से काटिए यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5, यानी 108/5 घंटा में ना दूसरा पाइप 108/5 घंटा में दूसरा पाइप पूरी टंकी को भर देगा। तो इस दोनों समय को जो आपका पॉइंट के फॉर्म में दिया गया है उसको हम भिन्न के रूप में बदल लिए। देख के भी आप इसको भिन्न में बदल सकते हैं। तो पहला पाइप को कितना समय लगता है 10.8 घंटा, यानी कि 54/5 घंटा, पूरी टंकी को भरने में 54/5 घंटा। ठीक है, चलिए यहाँ आवर लिख दिए। दूसरा जो पाइप है उसको पूरी टंकी को भरने में क्या समय लगता है 21.6, यानी 108/5 घंटा का समय लगता है दूसरे पाइप को पूरी टंकी को भरने में। और जो तीसरा है ना वो आपका निकास नल है, इसको माइनस से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, जो खाली करने वाला है उसको माइनस से डिनोट कर लेते हैं। यह पूरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। या कितने घंटे में खाली करेगा 18 घंटे में खाली। क्लियर, चलिए तो तीनों समय पता लग गया है। तीनों समय को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला इतना समय में भरेगा, दूसरा इतना समय में भरेगा, और तीसरा निकास नल है जो पूरी भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर लेगा। ठीक है, क्या करना है पॉइंट के रूप में जो डाटा रहे उसको आप भिन्न के रूप में कन्वर्ट करिए, कोई मुश्किल काम है नहीं। 10.8 पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10 होगा ना, 2 से काटेंगे 54/5, देख के भी आप कर सकते थे। अब आप निकालिए टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता कैसे निकालते हैं, सभी का एलसीएम। तो एलसीएम ऊपर वाले लाइन का 54, 108 और 18 का एलसीएम क्या होगा 108। अच्छा, एलसीएम लेने का तरीका भी हम कई बार बता चुके हैं। जब भी एलसीएम निकालना होगा तो सबसे बड़का को पकड़िए 108 को दोनों छोटका से कटवाइए। तो 108 को 54 भी काटेगा, 54 दूना 108, 18 भी काटेगा, 18 छक्के, तो दोनों काट रहा है तो एलसीएम यही हो जाएगा। मतलब टंकी का क्षमता आपका हो गया 108 लीटर। ठीक है, अब देखिए पहला को इतना समय लगता है पूरी टंकी को भरने में, तो पहला 1 घंटा में कितना भरेगा तो समझिएगा 108 लीटर भरने में क्या समय लगता है 54/5 घंटा। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, इससे भाग करिएगा तो निकल जाएगा 54 दूना 108, 5 नीचे वाला 5 ऊपर जाके 2 में गुना होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम इस समय से भाग करेंगे तो इसके द्वारा 1 घंटा में भरा गया मात्रा निकलेगा। इसमें भाग करिए 108/5 से, तो 108 से 108 कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा ना। 108 में अगर हम भाग करें 108/5 से तो देखिए इससे तो यह कैंसिल, बट्टा वाला 5 कहाँ जाएगा ऊपर, और 18 से भाग करिए 108 में, 18 छक्के 108। क्लियर, चलिए टंकी के क्षमता में पहले पाइप के द्वारा भरने में लगा समय से भाग करिएगा तो इसके द्वारा 1 घंटा में भरा गया मात्रा निकलेगा। तो 108 में 54/5 से भाग करिए, तो 54 से भाग करिएगा 54 दूना 108, बट्टा वाला 5 ऊपर जाके 2 में गुना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए बोला है कि अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगा। तीनों को एक साथ खोलेंगे, तो अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे तो देखिए पहला 1 घंटा में 10 लीटर भरेगा, दूसरा 5 लीटर भरेगा, तो दोनों मिलकर भर देगा कितना 15 लीटर, और इसमें से 6 लीटर खाली कर देगा। तो 15 भरेगा, 6 लीटर खाली होगा प्रत्येक घंटा में। देखिए यह दोनों चलेगा तो भरेगा, यह चलेगा तो खाली करेगा। तो 1 घंटा में 10 और 5 15 लीटर भरेगा, उसमें से 6 लीटर खाली, यानी प्रति घंटा 9 लीटर भरेगा। तो पूरा 108 लीटर भरना है, पूरी टंकी को भरना है, मतलब 108 लीटर। तो 108 लीटर भरने में कितना समय, तो 1 घंटा में भरता है 9 लीटर, तो 108 लीटर भरने में समय कितना लगेगा
जाएगा 108/9, 108/9 काटिए 12 नमा 108, आंसर आपका क्या हो जाएगा 12, यानी पूरी टंकी को भरने में लगा समय 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। देखिए बोला है किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे? परिकेंद्र बोलेंगे। अंतःकेंद्र किसको बोलते हैं समझिएगा। जैसे यह हमारा कोई ट्रायंगल है, अब यह कोण और यह कोण, तीनों कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर के मिलता है ना, तीनों कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर के मिलता है उसको हम लोग अंतःकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर के मिलते हैं वह आपका कहलाता है अंतःकेंद्र। उसी तरह से जैसे यह हमारा कोई त्रिभुज है, इसमें लंब डालेंगे, पहला लंब हो गया, दूसरा लंब हो गया, तीसरा लंब है ना, भुजाओं पर लंब शीर्ष से डालते हैं, शीर्ष से लंब डालते हैं तीनों भुजाओं पर, तो लंब के कटान बिंदु को हम लोग लंब द्विभाजक बोलते हैं। ठीक है, कोण के द्विभाजक को क्या बोलेंगे? कोण के द्विभाजक के कटान बिंदु को अंतःकेंद्र बोलेंगे। लंब के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। लेकिन लंब द्विभाजक कहने का मतलब लंब डाले और भुजा दो बराबर भाग में बट गया तो यह लंब द्विभाजक कहलाएगा। लंब भी है और सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटा भी है, इससे इस पे लंब डालेंगे तो यह लंब भी है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटा भी है, तो यह कहलाएगा लंब द्विभाजक, और लंब द्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र बोलते हैं। उसी तरह से अगला है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक बोलते हैं माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु कहलाएगा केंद्रक या गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। लंब द्विभाजक के कटान बिंदु को लंब, द्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र, केवल लंब के कटान बिंदु को लंब केंद्र और अंतःकेंद्र के कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं अंतःकेंद्र। चलिए आगे बढ़िए, अगला है एक नाव की स्थिर जल में चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का स्थिर जल में चाल यानी शांत जल में नाव का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिए, स्थिर जल में नाव का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप एक चीज सोचिए कि धारा के दिशा में नाव का चाल क्या होगा? 12 और 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल प्लस धारा का चाल, धारा के विरुद्ध नाव का चाल क्या होगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के दिशा में नाव का चाल प्लस धारा का चाल, धारा के विरुद्ध नाव का चाल माइनस धारा का चाल। ठीक है, नाव 12, धारा 3, तो धारा के दिशा में तो 12 3 15, धारा के विरुद्ध तो 12 - 3 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है कि एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल 135 किलोमीटर तक जाकर अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है, तो पूरे यात्रा तय करने में लगा समय घंटे में ज्ञात करिए। एक व्यक्ति जो है ना वह 135 किलोमीटर दूरी तय किया है धारा के विरुद्ध, तो 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय लगेगा? तो दूरी और धारा के विरुद्ध चाल कितना है? 9, तो दूरी बट्टा चाल यही समय लगेगा क्योंकि धारा के विरुद्ध में तय किया है। तो 135 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय करेगा तो दूरी बट्टा चाल समय, यानी धारा के विरुद्ध इस दूरी को तय करने में इतना समय। फिर वापस लौट आया है तो 135 किलोमीटर गया है तो 135 किलोमीटर लौट के भी आएगा, तो 135 किलोमीटर लौट के आने में क्या समय लगेगा? तो गया है धारा के दिशा में और वापस लौटा है अनुकूल दिशा में यानी कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? 15, यानी फिर 135 किलोमीटर की दूरी तय किया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, जाने में इतना आने में इतना, जोड़ लेंगे तो कुल मिला के लगा समय आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो कुल मिला के लगा समय निकल जाएगा। अब काटिए, 9 से अगर इसको काटते हैं तो यह कितना हो जाएगा आपका? 15, और 15 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 9, तो 15 + 9 = 24, यानी कि 24 घंटा का समय जो है ना, 24 घंटा का समय जो है ना वह आपका लग जाएगा कुल मिला के जाने और आने में। ठीक है, जाने में समय लगा है 15 घंटा और आने में समय लगा है 9 घंटा, यानी कुल मिला के समय कितना लग जाएगा? 24 घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी? देखिए, एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर पर, रेट देख लीजिए कितना है, रेट कितना है इस क्वेश्चन में? 4%। ठीक है, 4% ब्याज की दर पर छमाही ब्याज देती है, वर्ष के अंत में टाइम कितना है? 1 वर्ष। अच्छा, एक चीज देखिएगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से एक चीज समझिएगा। बोला है 4% ब्याज के दर पर, तो रेट तो 4% है,
और टाइम कितना है 1 वर्ष। तो पहला काम आपको यह करना है कि ब्याज का संयोजन छमाही है तो आप क्या करिए ना कि रेट में भाग करिए 2 से और टाइम में गुना करिए 2 से, क्योंकि छमाही के डाटा को सबसे पहले हम लोग वार्षिक में ले जाते हैं। तो छमाही के डाटा को वार्षिक में ले जाने का तरीका है कि रेट में भाग करिए 2 से और टाइम में गुना करिए 2 से। तो 4% में 2 से भाग करिएगा तो रेट अब कितना हो जाएगा 2% और टाइम कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष। ठीक है, चलिए अब हमें बताना है कि वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज का दर क्या होगा। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ना CI बताना है। तो CI बराबर 2 साल के केस में CI बराबर क्या होता है SI प्लस रेट का स्क्वायर, और जब भी रेट का स्क्वायर करते हैं तो 0.2 अंक के बाद। तो SI देख लीजिए कितना हो जाएगा 2 दूना 4, SI कितना 2 दूना 4 प्लस रेट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, जब भी रेट का स्क्वायर करेंगे 0.2 अंक के बाद तो यहाँ पे दशमलव यानी कि 4.04%, यही ब्याज का प्रभावी दर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देख लीजिए क्या करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो शॉर्ट तरीका क्या है कि यह जो है उसको तो उतना ही रहने दीजिए, 4 को तो 4 ही रहने दीजिए, प्लस इसमें इसके आधे का स्क्वायर ऐड करिए। तो 4 का आधा कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, जो भी वैल्यू आएगा उसके आधे का स्क्वायर। तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 0.2 अंक के बाद देंगे। तो 4 में 0.04 ऐड करेंगे तो 4.04%, यही ब्याज का प्रभावी दर हो जाएगा। मान लीजिए 4 के जगह कोई और रेट होता, 8 होता तो क्या करते, तो 8 को तो रहने दीजिए और इसमें ऐड करिए इसके आधे का स्क्वायर। तो 8 का आधा कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी इसमें ऐड करेंगे 0.16। तो 8 में 0.16 ऐड करेंगे तो 8.16% ब्याज का प्रभावी दर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि रेट आपका 10% रहता, उस केस में क्या करते, तो 10 को तो अपने जगह पे रहने दीजिए और इसके आधे का स्क्वायर। तो 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 0.2 अंक के बाद डालें, है ना। जब भी रेट का स्क्वायर मतलब इसके आधे का स्क्वायर इसमें ऐड करिएगा तो 0.2 अंक के बाद डालिएगा, तो 10.25% प्रभावी दर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन में बोला है एक गोलाकार क्षेत्र और एक वर्गाकार क्षेत्र का परिधि समान है। गोलाकार क्षेत्र कहने का मतलब यहाँ वृत्त है, तो एक वृत्त का परिधि और एक वर्ग का परिधि बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना 484, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा मालूम रहेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल मालूम होगा, उसका वर्गमूल करेंगे तो भुजा निकल जाएगा। तो 484 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 22, तो वर्ग का भुजा आपका हो गया 22। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484, तो वर्ग का क्षेत्रफल मालूम है, उसका वर्गमूल करेंगे तो भुजा निकलेगा। भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल, जैसे भुजा 8 तो क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर 64, लेकिन अगर क्षेत्रफल 64 तो भुजा कितना 8। अगर भुजा 10 तो क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर 100, अगर क्षेत्रफल 100 तो भुजा 100 का वर्गमूल 10। क्लियर। अब चलिए भुजा कितना हो गया इसका 22। अब आगे बोला है कि गोलाकार क्षेत्र और वर्गाकार क्षेत्र का परिधि समान है। गोलाकार यानी वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू r, 2 पाई r यह वृत्त का परिधि हो गया। तो वृत्त का परिधि जो है वह वर्ग के परिधि के समान। तो वर्ग का भुजा देख लीजिए 22 है तो परिधि 22 गुना 4 हो जाएगा, 4 गुने भुजा, यही तो वर्ग का परिधि होता है ना। चारों भुजा का लंबाई बराबर होता है तो परिधि 4 गुना भुजा होता है। भुजा वर्ग का निकला है 22, परिधि 22 गुना 4 कितना हो जाएगा 88। यह हो गया वर्ग का परिधि, यह हो गया वृत्त की परिधि। अब इसको सोल्व करिए, काटिए आप 22, ठीक है। आप अगर इसको काटते हैं तो 22 से तो 22 जाएगा, 2 से काटिए 2 दूना 4, यह कैंसिल हो गया। r का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो रेडियस हमारा आ गया है 14। बोला है कि गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है कि क्या होगा। गोलाकार क्षेत्र यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई यानी कि 22/7 इंटू r स्क्वायर। तो r कितना आ गया है 14, तो 14 गुने 14। ठीक है, सोल्व करिए, 7 दूना 14, 22 गुने 2 गुने 14 616, यानी यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। पुनः समझिए इस कॉन्सेप्ट को क्या था। बोला गोलाकार क्षेत्र यानी कि वृत्त और वर्गाकार क्षेत्र का परिधि समान है। एक वृत्त का और एक वर्ग का परिधि समान है। अब वर्ग का क्षेत्रफल 484, तो भुजा कितना हो जाएगा 22,
क्षेत्रफल का वर्गमूल करेंगे, भुजा निकल जाएगा। भुजा 22 तो परिधि कितना, 22 चौके 88। अब इतना परिधि जो है यह आपका वर्ग का है, और जितना वर्ग का परिधि है उतना ही वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि भी इतना, तो वृत्त का परिधि 2πr बराबर 22×4 लिखेंगे। यहाँ से रेडियस निकलेगा, और रेडियस एक बार निकल गया तो फिर हम लोग इसके आधार पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या मालूम हो जाएगा तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार मंच बना हुआ है। देखिए 14 मीटर त्रिज्या, सबसे पहले यह वृत्त बनाए, यह वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या कितना है 14 मीटर। तो केंद्र बिंदु से परिधि यह आपका 14 मीटर है, ठीक है। इसको कैपिटल R से डिनोट कर दिए, तो यह आपका 14 मीटर है। अब इसके अंदर जो है ना एक वृत्ताकार मंच बना हुआ है, एक वृत्ताकार मंच इसके अंदर आपका बना हुआ है, एक वृत्ताकार मंच इस तरीके से बना हुआ है। तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का, तो व्यास 14 मीटर है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, इसका त्रिज्या 7 होगा, यानी स्मॉल r का वैल्यू क्या है 7 है। देखिए ध्यान से समझिए, एक वृत्ताकार तालाब है, तो इसके त्रिज्या को स्मॉल r से लिए और इसके त्रिज्या को कैपिटल R से नोट किए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तालाब, तो ये रेड जो कलर वाला है यह आपका वृत्ताकार तालाब है, जिसका त्रिज्या कितना 14, इसको कैपिटल R से। इसके तालाब के केंद्र में यानी बीच में जो है 14 मीटर व्यास, तो व्यास 14 मीटर तो त्रिज्या तो 7 मीटर ही होगा ना, तो 7 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार मंच बना हुआ है। यह जो है वह वृत्ताकार मंच है। बोला है तो कितने क्षेत्र में पानी भरा है, तो इसी क्षेत्र में पानी भरा होगा, शेष जो आपका बच गया है इसी क्षेत्र में पानी भरा होगा। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, कि इस चक्राकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, यही तो होता है। या फिर आप चाहे तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यह फॉर्मूला पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई के जगह पाई का वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस R इंटू R माइनस R लिखा जा सकता है ना, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो R प्लस R, तो कैपिटल R का मान 14, स्मॉल r का मान 7, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 इंटू R, एक बार R प्लस R एक बार R माइनस R ना, तो 14 में से 7 माइनस करिए कितना हो जाएगा 7, सोल्व करिए 7 से 7 कैंसिल, 22 से गुना करिए, 21 दूना 42, 2 हासिल 4, ठीक है, और 21 दूना 42 और 4 46, यानी कि 462 वर्ग मीटर जो होगा ना वह आपका यह जो भाग है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या बताना था कि जो शेष भाग बचा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यह पूरा तालाब है और इसमें इतना मंच बना हुआ है, तो पूरे तालाब के क्षेत्रफल में से मंच के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, पाई